Hello guys, this is CA Vishal Jain, your faculty for CA Final Financial Reporting paper. Guys, I am here to help you with the revision of entire syllabus of CA Final FR. चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे. मैंने पास्ट पेपर सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आरटीपी अपलोड कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लेना. इस रिवीजन सीरीज में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ रिवाइज करेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में आप कहां मिस्टेक कर सकते हो मैं आपको वो भी हाईलाइट कराते रहूंगा. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना सो दैट दिस वीडियो गेट्स मैक्सिमम रीच. अगर आपको इस क्लास का ये रनिंग नोट चाहिए तो ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर द सेम. तो हम लोग अब रिवाइज करते हैं फटाफट. इंड एस 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. तो इसमें ना इस चैप्टर में आपका तीन चीज कवर होता है. एक होता है एक नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, एक होता है डिस्पोजल ग्रुप और एक होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. तो पहले मैं आपको इस चैप्टर में आगे लेके जाने के पहले मैं पहले बताता हूं कि इन तीनों में फर्क क्या है. पहले ये समझो. तो लेट सपोज डोमिनोज अगर अपना असेट अपने एक आउटलेट का एक मशीन बेच रहा है. एक अपने आउटलेट है, ये समझो डोमिनोज का ये एक आउटलेट है और इस आउटलेट में एक मशीन है. तो इस मशीन को बेचना चाहता है, ठीक है. तो इसको बोलते हैं नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल. नाउ डोमिनोज अपना एक आउटलेट को बेचना चाहता है. डोमिनोज अपना एक आउटलेट को बेचना चाहता है. तो इट्स अ ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. इट्स अ ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. तो ये बन जाता है आपका डिस्पोजल ग्रुप. ये बन जाता है आपका डिस्पोजल ग्रुप. नाउ डोमिनोज अपने पूरे इंडिया सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करना चाहता है. तो ये बन जाएगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. ओके, इट्स अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और अ जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस. ओके, मेजर सेगमेंट ऑफ बिजनेस या जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस. तो अगर डोमिनोज पूरे इंडिया सेगमेंट को ही डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो वो बन जाता है आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. तो आई बिलीव अब आप समझ रहे हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, what is the meaning of disposal group and what is the meaning of discontinued operation. तो मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूंगा नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल से. सेम डिस्कशन विल अप्लाई फॉर डिस्पोजल ग्रुप. ओके, नाउ उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. नाउ आ जाओ. तो नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल जब बात हो रहा है तो इसका मतलब यह है क्या कि मेरा अगर लेट सपोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल. लेट सपोज मेरा बिजनेस है लैपटॉप बेचने का. तो क्या मैं बोल दूं नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, वो इंड एस 105 में काउंटिंग होगा? नहीं. अगर मेरा बिजनेस ही है लैपटॉप बेचने का तो वो उसका काउंटिंग होगा इंड एस 2 में. तो मेरा लैपटॉप मेरा इन्वेंटरी बन गया बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर सेल. इट इज ऑल्सो हेल्ड फॉर सेल बट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. लेकिन अगर मैंने किसी असेट को परचेज किया था यूज करने के लिए एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या फिर आपका इंटेंजिबल असेट्स, अब मैं उसको सेल करना चाहता हूं. So that is covered in scope of Ind AS 105. The asset are held for sale. Now we don't want to use the asset. We want to sell the asset. Are you getting my point? तो इस स्टैंडर्ड में कौन से assets कवर होते हैं? I believe आपको ये वाला बात समझ में आ गया होगा. ओके, सो हम लोग अगर परचेज ही किए हैं किसी एसेट्स को सेल करने के लिए इन ऑर्डिनरी कोर्स तो वो मेरा इन्वेंट्री है. लेकिन अगर हमने परचेज किया था यूज करने के लिए, अब हम उसको सेल करना चाहते हैं तो इट इज कॉल्ड एज हेल्ड फॉर सेल अंडर इंड एस 105. नाउ आगे चलते हैं. तो जैसा मैंने यहां पे लिखा है कि आपका इंड एस 105 में तीन चीज कवर होता है. एक होता है नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, एक होता है डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल और एक होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन.
ओके, तो ये तीन चीज हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड में। नाउ मैं आगे चलूं उसके पहले ही मैं आपको कुछ बता देता हूं। क्लासिफिकेशन क्या क्या बताना चाहता हूं मैं आपको। मैं सिंपल सा बात आपको ये बताऊंगा यहां पे, सिंपल सी बात ये बताना चाहता हूं कि अगर एंटिटी सोचा कि मैं इस असेट को यूज कर रहा था, अब मुझे इसको बेचना है, बस एंटिटी ने ऐसा सोचा, तो क्या मैं उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दूं? नो, जस्ट द मेयर इंटेंशन ऑफ द एंटिटी टू सेल द असेट डज नॉट कंस्टिट्यूट कि इस असेट को मैं हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दूं। तो क्या होगा, मुझे इंड एस 105 का हेल्ड फॉर सेल का कंडीशंस इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा तो ही उसको हेल्ड फॉर सेल बोल सकते हैं, नहीं तो उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं बोलेंगे, नहीं तो उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं बोल सकते। मतलब इंड एस 105 का कंडीशंस सेटिस्फाई होगा तो ही बोलेंगे कि वो हेल्ड फॉर सेल होगा और हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग लगेगा, नहीं तो उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं बोल सकते हैं और वो नॉर्मल असेट लाइक 16, 38, 40 में उसका अकाउंटिंग होते रहेगा। नाउ तो व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ इंड एस 105? इंड एस 105 का क्या कंडीशंस है? बस बहुत ही प्लेन सा सिंपल सा दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। क्या है? द असेट इज अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। द असेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। अगर आज कोई बायर आता है लेने के लिए तो मैं इस रूप में तुरंत के तुरंत असेट को सेल कर सकता हूं, मैं तुरंत के तुरंत असेट को सेल कर सकता हूं। अगर कोई आज बायर आता है मेरे पास तो मैं तुरंत के तुरंत असेट को सेल कर सकता हूं। आई एम रेडी फॉर द सेल, आई एम रेडी फॉर द सेल। तो जिस कंडीशन में असेट है उसी कंडीशन में असेट को सेल कर सकता हूं। दूसरा कंडीशन, द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। अब इसका मतलब क्या होता है? सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल मतलब स्टैंडर्ड बोला है 5 कंडीशंस, इसमें 5 कंडीशंस फिर दिया स्टैंडर्ड ने। ये 5 कंडीशन क्या दिया है? मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू अ प्लान टू सेल द असेट। मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू अ प्लान टू सेल द असेट, पहला कंडीशन। दूसरा, वो एक्टिव बायर को लोकेट कर रहा है, बायर को ट्रेस कर रहा है, बायर को ट्रेस कर रहा है। जिस प्राइस पे उसने लिस्ट किया है सेल करने के लिए वो एक रीजनेबल प्राइस है, वो एक रीजनेबल प्राइस है। एंटिटी ये एक्सपेक्ट करता है कि ये सेल जो है विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ये सेल जो है विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। एंड हम लोग प्लान में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम लोग प्लान में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये 5 कंडीशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट इज कमिटेड टू अ प्लान टू सेल द असेट, एक्टिवली ट्रेसिंग द बायर, रीजनेबल प्राइस, नो चेंज इन द प्लान, एक्सपेक्ट टू सेल विद इन 1 ईयर। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग बोलते हैं सेल इज हाईली प्रोबेबल, हम लोग बोलेंगे सेल इज हाईली प्रोबेबल। तो बताओ हमने क्या बताया? हेल्ड फॉर सेल का इंड एस 105 कंडीशन क्या दे रहा है? दो कंडीशन, द असेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल का 5 कंडीशन था। committed to a plan to sell the asset, committed to a plan to sell the asset, actively locating a buyer, reasonable price, 1 साल के अंदर सेल कर देंगे, प्लान चेंज नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम लोग अपने असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देते हैं, हम लोग अपने एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देते हैं। नाउ अब पॉइंट आता है, हम लोग ये कैसे बोलेंगे कि असेट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन? ये क्या वो है, ये क्या है? मुझे एक लैपटॉप बेचना था, मुझे एक लैपटॉप बेचना है और ये लैपटॉप खराब है, ये लैपटॉप खराब है, ठीक है, ये लैपटॉप खराब है। मैं लिस्ट ही ऐसा किया कि ये मैं खराब लैपटॉप को ही बेचना चाहता हूं। बताओ, इज द असेट अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन? इज द असेट अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन? बोलो गाइस। यस इट इज, यस इट इज। बट मैंने लिस्ट किया है क्या कि मैं ये लैपटॉप खराब है बट मैं ठीक करा के दूंगा, मैं ठीक करा के दूंगा। तो क्या इज इट अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन? नहीं नहीं नहीं, तब नहीं होगा,
तब नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आपके बुक में जितने भी एग्जांपल्स थे उसको इनकॉर्पोरेट करके मैंने कुछ केस स्टडीज बनाया है आपके लिए। तो ये केस स्टडीज देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, देखो, इफ दे कंटिन्यू, अगर असेट जो है कंटिन्यू टू बी अ वाइटल पार्ट, कंटिन्यू टू बी अ वाइटल पार्ट ऑफ द एंटिटीज ऑनगोइंग ऑपरेशंस। बताओ, वाइटल पार्ट मतलब अभी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे एंटिटी के ऑपरेशंस का। तो क्या इज द एसेट अवेलेबल फॉर, इज द एसेट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन? ना ना। एंटिटी इंटेंड्स टू सेल इन डिस्टेंट फ्यूचर, बोला फ्यूचर में सेल करेंगे। इज द एसेट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन? ना। प्रॉपर्टी यूज्ड एज हेडक्वार्टर्स, प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, उसको मेरे ऑफिस का हेडक्वार्टर की तरह यूज कर रहा हूं। इट नीड्स टू बी वेकेटेड बिफोर इट कैन बी सोल्ड। विद इन टाइम रिक्वायर्ड टू वेकेट द प्रॉपर्टी कैन द सेम बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। मतलब मैंने वेकेट करना स्टार्ट कर दिया है, वेकेट किया नहीं है, बट मैंने वेकेट करना स्टार्ट कर दिया है। इज इट अवेलेबल फॉर सेल? यस इट इज, यस इट इज, यस इट इज, यस इट इज अवेलेबल फॉर सेल। बट अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी मिलेगा जहां पे मैं शिफ्ट करूंगा, जहां पे मैं शिफ्ट करूंगा, तो क्या मैं बोलूंगा हेल्ड फॉर सेल? मतलब लेट सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी था, मेरे पास ये स्टूडियो है, मेरे पास ये स्टूडियो है, ठीक है, मैं बोला मैं इस स्टूडियो को बेचना चाहता हूं, लेकिन बेचूंगा कब? जब मेरे को ये मैं अपना बिजनेस तो बंद नहीं कर रहा हूं ना, मैं अपने क्लासेस को तो बंद नहीं कर रहा हूं, राइट? तो मैं क्लासेस को किसी और स्टूडियो में लेके जाऊंगा। तो मैं बोला जब मुझे कोई और रिप्लेसमेंट स्टूडियो मिल जाएगा तब मैं इस एसेट को, स्टूडियो को सेल करूंगा। सो इज इट हेल्ड फॉर सेल? ना, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल इमीडिएटली इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद अ बैकलॉग ऑफ अनकंप्लीट ऑर्डर्स, तो मुझे पहले ऑर्डर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा फिर ही तो मैं सेल कर सकता हूं। तो क्या मैं इसको इमीडिएटली सेल कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स के साथ सेल कर दिया, जिसको सेल किया ना उसको बोला भाई तू ये ऑर्डर कंप्लीट कर देके देना, अगर मैंने बैकलॉग ऑफ ऑर्डर के साथ सेल कर दिया तो क्या इट इज अवेलेबल फॉर सेल? यस इट इज सोल्ड विथ अ बैकलॉग ऑफ अनकंप्लीट ऑर्डर। ओके, एंटिटी प्लान्स टू रिनोवेट द प्रॉपर्टी, बोला पहले रिनोवेट कराऊंगा फिर सेल करूंगा, अवेलेबल फॉर सेल है क्या? ना। माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटीज आर पेंडिंग, माइनर एक्टिविटीज है वो तो एंसिलरी हो गया, तो इसमें हम लोग मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? आपको समझ में आया अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल का मतलब क्या होता है और सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? इज द मीनिंग क्लियर फॉर दिस टू? इज द मीनिंग क्लियर फॉर दिस टू? तो इस पे मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, मैंने एक क्लास में भी डिस्कस किया था आपके साथ, चलो फटाफट डिस्कस कर देता हूं। बोला ए लिमिटेड इज टू सेल अ नॉन करेंट एसेट विद बीइंग अ पीस ऑफ लैंड। ओके, शिवानी क्वेरी आ रहा है, माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटीज मतलब असेट को साफ ऑफ करा के बेचेंगे ना यार, असेट को साफ ऑफ करा के बेचेंगे तो माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटीज। ओके, तो मैंने अपना लेट सपोज मुझे अपना ना एक गाड़ी था मेरे पास, एक कार है मेरे पास, मुझे इसको सेल करना है, तो मैंने लिस्ट कर दिया है, मेरे पास फोटो था तो मैंने लिस्ट कर दिया उसको, तो वो सेल हो जाएगा। लेकिन जब कोई परचेस करने आएगा, तो मैं उसको गंदा गाड़ी दूंगा क्या? नहीं, तो मैं उसको पहले अपने अपने स्टाफ को बोल दूंगा भाई एक बार देख ये गाड़ी सेल होने वाला है, इस गाड़ी को थोड़ा साफ ऑफ करके चमका दे, इस गाड़ी को थोड़ा साफ ऑफ करके चमका दे। ओके, तो इसको बोलते हैं माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटीज। A limited is to sell a non-current asset being a piece of land. The piece of land has been contaminated and will require the entity to carry out 1 lakh का work in order to rectify the contamination. If the land was not contaminated, it would be sold for 3 लाख। बोला अगर लैंड कॉन्टामिनेट नहीं होता तो 3 लाख। अच्छा से एक मिनट इस क्वेश्चन को होल्ड पे कर रहा हूं, शिवानी का क्वेरी आ रहा है, सर अगर ये टाइम पीरियड 102 मंथ हो जाता फॉर माइनर प्री सेलिंग एक्टिविटीज तो वो माइनर नहीं रहा ना बच्चे, वो माइनर नहीं रहा ना, माइनर काम में 102 महीने लगता है क्या? नहीं ना, माइनर काम है यार। अब डिपेंड करता है असेट कैसा है, डिपेंड करता है असेट कैसा है, राइट? जितना बड़ा असेट होगा उतना माइनर एक्टिविटीज वैसे होते जाएगा, ठीक है? तो वो दैट इज अ सब्सटेंशियल, वो आपको जजमेंट थिंग है, वो एक जजमेंट है, वो एक जजमेंटल कॉल है, वो एक जजमेंटल कॉल है। जैसे आप एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बना रहे हो तो उसके लिए एक महीना क्या यार टुच्ची सी बात है, एक महीना का बात तो बहुत छोटा सा बात होता है, राइट? अब अगर मैं कार सेल कर रहा हूं उसके लिए 1 महीना लगेगा तो बहुत बड़ी बात है यार।
तो वो एक जजमेंटल थिंग है यार, वो प्रोफेशनल जजमेंट लगा के आपको करना पड़ेगा वहां पे इवैल्यूएट ना। बोला अब वापस आ रहे हैं उस क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला मेरे पास एक लैंड है जो कि कॉन्टामिनेट हो रखा है और उस कॉन्टामिनेशन को ठीक कराने के लिए मेरे को 1 लाख रुपए खर्चा लगेगा। बोला अगर लैंड कॉन्टामिनेट नहीं होता तो मेरे को 3 लाख मिलता, क्योंकि लैंड कॉन्टामिनेट है तो इसलिए मेरे को 2 लाख ही मिलेगा, इसलिए मेरे को 2 लाख ही मिलेगा ना। अब क्या बोल रहा है, बोला इन 3 सिचुएशन से बताओ क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो बोला लैंड इज मार्केटेड फॉर 3 लाख एंड ए लिमिटेड वॉज नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्टामिनेशन टिल द टाइम ऑफ फर्म परचेज कमिटमेंट वॉज साइंड बाय विद द परचेजर। बोला हमको पता ही नहीं था कि लैंड कॉन्टामिनेट है, मुझे पता ही नहीं था कि लैंड कॉन्टामिनेट है और मैंने 3 लाख पे उसको प्राइस करके लिस्ट कर दिया। तो बताओ मुझे लगा था कि लैंड कॉन्टामिनेट नहीं है, सो मैंने जो प्राइस रखा क्या वो रीजनेबल प्राइस है, क्या वो रीजनेबल प्राइस था, जी हाँ। क्या वो रीजनेबल प्राइस था, जी हाँ। वाज द एसेट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, जी हाँ। तो क्या यहां पे हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो जाएगा, जी हाँ, ये आपका हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो जाएगा। सिचुएशन नंबर 2, असेट ए लिमिटेड मार्केटेड द लैंड फॉर 3 लाख नोइंग अबाउट द कॉन्टामिनेशन, okay, when the proposal to the land sell the land went in the market, however A limited marketed, उसने मार्केट कैसे किया, with an agreement that it would carry out the rectification work within few months from signing the purchase commitment। बोला कि तुम परचेस कर लो इसको, मैं तुम्हें रेक्टिफाई करा के ही दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा रेक्टिफाई करा के, लेकिन तुम परचेस कर लो इसको। तो क्या ये हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई होगा, नहीं, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, तो ये हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं होगा। तीसरा क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड न्यू अबाउट द कॉन्टेमिनेशन, बोला उसको पता था कॉन्टेमिनेशन के बारे में, एंड प्रायर टू फ्लोटिंग द प्रपोजल एंड मार्केट्स टू इट फॉर 2 लाख में ही मार्केट कर रहा है। मतलब बोला कि तुम ले लो और तुम खुद फिक्स कराओ, मुझे फिक्स कराने की जरूरत, मैं नहीं फिक्स कराऊंगा, मैं नहीं फिक्स कराऊंगा, तुम परचेस कर लो, कॉन्टेमिनेटेड लैंड ही परचेस कर लो। तो ये भी हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया कि हेल्ड फॉर सेल हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब हमें चलना है आगे और बोलना है कि अगर ये असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। अगर ये असेट हेल्ड फॉर सेल हो गया तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो आपको याद है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इंड AS 105 3 बात को कवर करता है, नॉन करेंट एसेट, हेल्ड फॉर सेल, डिस्पोजल ग्रुप और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो अभी मैं डिस्पोजल ग्रुप की बात और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स की ही बात कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया कि हम लोग नॉन करेंट एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कैसे करते हैं। अब मैं बता रहा हूं अगर ये हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो गया तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने सिंपल आपके लिए एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट देखो, सब समझ में आ जाएगा। तो जिस दिन आपका हेल्ड फॉर सेल का कंडीशंस मीट हो गया है, तो बोला उस दिन पहले आप निकाल लो अपना कैरिंग अमाउंट अप्लाइंग 16, 36, 38, 40 जो भी लगाना है। अगर आपका पीपीई है तो 1636 लगा लो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो 4036 लगा लो, अगर आपका इंटेंजिबल एसेट है तो 3638 लगा लो, राइट। तो जो भी आपका असेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, रिवैल्यूएशन करना है, 36 के अकॉर्डिंग इंपेयरमेंट करना है, जो करना है करके कैरिंग अमाउंट निकाल लो। पहले कैरिंग अमाउंट निकाल लो। फिर बोला इसको कंपेयर करो किससे, विथ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करो, इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करो। जो भी लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे, लेट सपोज आपका कैरिंग अमाउंट था 100 और आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 102। बताओ किस पे रिकॉर्ड करोगे, 100 पे रिकॉर्ड करोगे। कैरिंग अमाउंट में पहले कितना था 100, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस आएगा क्या इंड AS 105 का? इंड AS 105 का कोई भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा क्या? नहीं आएगा, कोई भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। नाउ अब अगर आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होता 95, तब क्या आता, आपका इंपेयरमेंट लॉस आता 5, आपका इंपेयरमेंट लॉस आता 5। नाउ अब पॉइंट आता है ये इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग कैसे करेंगे।
ये इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको यहां पे थोड़ा इंड एस 105 को इंड एस 36 से लिंक करके बताना चाहता हूं। तो इंड एस 36 में इंपेयरमेंट लॉस जो आता था वो कैसे अकाउंटिंग होता था बताओ तो। अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है, अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो हम लोग उसको पीएनएल में डालते थे, लेकिन अगर असेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो हम लोग इंपेयरमेंट लॉस को पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करते थे, उसके बाद भी कोई इंपेयरमेंट लॉस होता था तो हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, राइट। नाउ यहां पे कैसे करेंगे बताओ तो, यहां पे कैसे करेंगे। तो यहां पे आपका आएगा, अब एक बात बताओ, आपको मैंने इंड एस 16 में एक बात पढ़ाया था कि जो असेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे होता है, चीजों को लिंक करा रहा हूं, 16, 36 और 105 को लिंक करा रहा हूं। ध्यान से सुनना ये बात को। मैंने 16 में आपको बताया था कि अगर आपका असेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जो गेन लॉस आएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व पे रखोगे। और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर आपका असेट डी रिकॉग्नाइज होता है तो उसमें हम इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। ऑन डी रिकॉग्निशन जितना भी बैलेंस होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में वो पूरा का पूरा उठ के रिटेन अर्निंग्स में चल जाएगा। बोलो पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर है क्या आपको, पॉइंट नंबर 1 ये क्लियर है क्या आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जब हम लोग अपने असेट को इंड एस 105 के अकॉर्डिंग हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका नॉन करेंट असेट डी रिकॉग्नाइज होता है। बोलो आपका नॉन करेंट एसेट डी रिकॉग्नाइज होता है, बोलो गाइस, आपका नॉन करेंट एसेट डी रिकॉग्नाइज होता है। अगर नॉन करेंट एसेट डी रिकॉग्नाइज हुआ तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व उठ के आरई में चला गया होगा, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व उठ के आरई में चला गया होगा। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई बैलेंस बचा क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई बैलेंस बचा क्या, नहीं। तो यहां पे जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो कहां जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस में तो बैलेंस, सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व में तो बैलेंस ही नहीं है, तो ये कहां जाएगा। तो चाहे असेट आपका कॉस्ट मॉडल में हो, चाहे असेट आपका रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, ये इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में ही जाएगा, ये इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में ही जाएगा। बोलो क्लियर। मैंने आपको लॉजिकली समझाया लिंक करा के, आई बिलीव आप समझ पा रहे हो। यहां पे ये लिंकेज समझ में आया क्या आपको, लिंकेज एंड लॉजिक समझ में आ गया होगा, आई बिलीव सो। 36 में क्या होता था, 36 में क्या करते थे हम लोग, इंपेयरमेंट लॉस को पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करते थे, क्योंकि असेट डी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ ना, वहां पे असेट कंटिन्यू है ना मेरे पास, असेट कंटिन्यू है ना मेरे पास, राइट। तो असेट कंटिन्यू है मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है तो वहां से एडजस्ट करेंगे, वहां से एडजस्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग इंड एस 105 में डाल देते हैं तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस हो गया 0, तो वहां से हम लोग चाह के भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको पूरा का पूरा पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके नाउ, अब जैसे ही आपने हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग किया, ओके बोला, उस दिन के बाद से डेप्रिसिएशन ऑफ 16, 38, 40 स्टॉप्स, डेप्रिसिएशन बोल लो, अमोर्टाइजेशन बोल लो, स्टॉप्स। हम लोग असेट को डेप्रिसिएट करेंगे क्या, ना बाबा ना, असेट का डेप्रिसिएशन नहीं, असेट का डेप्रिसिएशन नहीं, असेट का डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन नहीं हो सकता है, असेट का डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन नहीं हो सकता है। असेट को रीवैल्यू कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। असेट को इंपेयर कर सकते हैं क्या 36 में, नहीं। क्यों, क्योंकि अब तो ये असेट 16 का है ही नहीं, 16 ने इसको लात मार के निकाल के फेंक दिया, इंड एस 16 इसको लात मार के निकाल के फेंक दिया है, 38 निकाल के फेंक दिया है, 40 निकाल के फेंक दिया है। और अगर 16, 38, 40 निकाल के फेंक दिया तो 36 भाव देगा क्या, इसको बताओ तो। 36 भाव किसको देता है, 16, 38 और 40 वाले को। 36 भाव किसको देता है, 16, 38 और 40 वाले को। अगर 16, 38 और 40 इसको निकाल के फेंक दिया है तो 36 भी भाव नहीं देगा इसको, राइट। तो डेप्रिसिएशन नहीं, रिवैल्यूएशन नहीं, इंपेयरमेंट ऑफ 36 नहीं, इंपेयरमेंट ऑफ 36 नहीं। तो इसका एक ही घर है, इसका सहारा एक ही है, कौन, 105,
105 खुली बाहों से इसको अपनाता है, राइट। 105 बोलता है तुम्हारा कोई नहीं, मैं हूं सिर्फ, अब तुम्हारा सिर्फ मैं हूं। नाउ 105 इसको अपनाएगा अपने पास। अब 105 क्या बोलेगा, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे लिए। अब 105 क्या बोलेगा यहां पे, इसको हर रिपोर्टिंग डेट पे हम लोग एनालाइज करेंगे कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। जो भी लोअर होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस आएगा पीएनएल में डालेंगे। बोलो क्लियर क्या, बोलो क्लियर क्या। जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा लोअर पे डालेंगे, और जो भी इंपेयरमेंट लॉस आता है, जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो जाएगा पी एंड एल में। बोलो, ये आपका हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग है, ये आपका हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट, और डिस्पोजल ग्रुप मत पढ़ो, अभी अभी मत पढ़ो डिस्पोजल ग्रुप। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द क्लासिफिकेशन आफ्टर कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट अंडर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स। Carrying amount of the asset on the date of change in the classification after considering depreciation, revaluation, impairment under respective standards. Now calculate fair value less cost to sell. Fair value less cost to sell वही जो हमने 36 में पढ़ा था, वहीं 36 में फेयर वैल्यू आपका इंडेक्स 113 वाला होता है। मतलब फेयर वैल्यू में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, तो कॉस्ट टू सेल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मत देना। कॉस्ट टू सेल का मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल द असेट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू सेल द असेट मतलब ऐसा कॉस्ट जो तभी लगेगा अगर ये असेट सेल होगा तो, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज। वैल्यूएशन फीस आएगा क्या? नहीं, वैल्यूएशन फीस नहीं आता, वैल्यूएशन फीस नहीं आता है। प्रोफेशनल फीस आएगा क्या? हाँ, प्रोफेशनल फीस आएगा। Now, if fair value less cost to sell is lower than carrying amount, then recognize the difference as impairment loss under Ind AS 105, impairment loss account debit to asset। और ये impairment loss कहाँ जाएगा? P and L। The depreciation 16, 38 and 40 and impairment under 36 ceases from for non-current assets on which the measurement principle of Ind AS 105 applies। Impairment loss calculated above कैन बी रिवर्स्ड इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीजेस। तो ये वाला पॉइंट में पढ़ाऊंगा, ये वाला पॉइंट में पढ़ाऊंगा, रुक जाओ अभी ना। इंपेयरमेंट लॉस अंडर इंड एस 105 ऑन गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स्ड। गुडविल पे जो एक बार इंपेयर हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता है। गुडविल जो एक बार रिवर्स हो गया, इंपेयर हो गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता है। गुडविल वंस इंपेयर्ड इज इंपेयर्ड फॉर लाइफ, गुडविल वंस इंपेयर्ड इज इंपेयर्ड फॉर लाइफ। तो बताओ क्लियर यहां तक? क्लियर है क्या यहां तक? ये वाला पॉइंट को अभी अभी के लिए काट दो, इसको पॉइंट को नहीं चाहिए अभी हमें। चलो अब मैं आता हूं आपको डिस्पोजल ग्रुप पे लेके। बट डिस्पोजल ग्रुप में जाने के पहले चलो एक चीज और बताता हूं, प्रेजेंटेशन कैसे होगा। उस नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल को हमें नॉन करेंट असेट से उठाना पड़ेगा, उसको हम लोग को अदर करेंट असेट्स में। तो हम लोग कहां डालेंगे उसको? करेंट असेट के अंदर। उसको हम लोग कहां प्रेजेंट करेंगे? करेंट असेट्स के अंदर। करेंट असेट्स के अंदर अदर करेंट असेट्स में जाएगा नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। ओके, करेंट असेट्स के अंदर अदर करेंट असेट्स, करेंट असेट्स के नीचे अदर करेंट असेट्स में जाएगा। नाउ तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, यहां पे खत्म होता है। बताओ नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल में कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी आपको? मेरे पास क्वेश्चंस हैं, बट मैं सोच रहा हूं पहले एक बार सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, फिर एक साथ सारे क्वेश्चंस ले लूंगा, फिर एक साथ सारे क्वेश्चंस ले लूंगा मैं। नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल में कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं। अब आता है डिस्पोजल ग्रुप। तो मैं बोल रहा हूं डिस्पोजल ग्रुप बच्चा, आप लोग समझो, डिस्पोजल ग्रुप इज सेम एज नॉन करेंट हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग। मतलब नॉन करेंट हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग और डिस्पोजल ग्रुप का अकाउंटिंग सेम होता है, लेकिन अब कुछ हल्का हल्का जो डिफरेंस है मैं आपको वो बताता हूं। तो आ जाओ यहां पे, मैं एक पेज ऐड करता हूं और आपको यहां पे बताता हूं। तो डिस्पोजल ग्रुप, एक डिस्पोजल ग्रुप है। नाउ
इस डेट पे हम इस हेल्ड फॉर सेल, इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो क्या हेल्ड फॉर सेल ऐसे ही क्लासिफाई कर देंगे क्या? नहीं, तो हमें यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल का कंडीशंस इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हेल्ड फॉर सेल का कंडीशंस उस डिस्पोजल ग्रुप के लिए, मतलब उस डोमिनोज के लिए, आउटलेट के लिए, उस डोमिनोज पिज्जा का आउटलेट के लिए मुझे देखना पड़ेगा दो कंडीशन। इज द आउटलेट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन एंड इज द सेल हाईली प्रोबेबल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मैं बोलूंगा हेल्ड फॉर सेल हो गया। अगर हेल्ड फॉर सेल हो गया तो मैं निकालूंगा कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप। कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप। अब एक बात समझो, इस कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप में, इस डिस्पोजल ग्रुप में कुछ ऐसे असेट्स भी तो हो सकते हैं जो इंड एस 105 के स्कोप में नहीं आते हैं। सर मतलब पीपीई ये स्कोप में आता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये स्कोप में आता है, इनटेंजिबल असेट्स ये स्कोप में आता है, डेफर्ड टैक्स असेट्स ये स्कोप में नहीं आता है, प्लान असेट्स ये स्कोप में नहीं आता है, फाइनेंशियल असेट्स ये स्कोप में नहीं आता है, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये स्कोप में आ रहा है, ये स्कोप में आ रहा है, ये स्कोप में आ रहा है, लेकिन ये स्कोप में नहीं है, 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 ये स्कोप में नहीं है। लेकिन हम लोग जब इंपेयरमेंट लॉस निकालेंगे इंड एस 105 का, तो हम लोग एक बार कंसीडर तो सबको ही करेंगे। हम लोग कंसीडर तो सबको ही करेंगे, एक बार बोलो हाँ या ना। कंसीडर तो सबको ही करेंगे एक बार, जैसे सीजीयू में होता था, इंड एस 36 के सीजीयू मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो कंसीडर तो एक बार सबको करेंगे और निकालेंगे मेरा टोटल कैरिंग अमाउंट क्या है, और निकालेंगे मेरा टोटल कैरिंग अमाउंट क्या है, और कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। और जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा, इस इंपेयरमेंट लॉस को कहां एलोकेट करेंगे? पहले तो गुडविल में एलोकेट करेंगे, उसके बाद रेस्ट जितना भी बच गया उसको हम लोग एलोकेट करेंगे रिमेनिंग एप्लीकेबल असेट्स में, रिमेनिंग एप्लीकेबल असेट्स में इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट में एलोकेट किया जाएगा। तो मतलब किसमें? पीपी में, आईपी में, इनटेंजिबल असेट्स में एलोकेट होगा। मतलब हमारा इंड एस 105 का मेजरमेंट का प्रिंसिपल इन पे नहीं लगेगा, इन पे नहीं लगेगा। मेजरमेंट का प्रिंसिपल इन पे नहीं लगेगा, मेजरमेंट का प्रिंसिपल इन पे नहीं लगेगा। लेकिन एक बात समझो बात को बच्चों यहां पे, लेकिन अगर ये डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल हो गया, अब ये पूरा डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल है, तो प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल सब पे लगेगा, प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल सब पे लगेगा। मतलब हमें इन सारे ही असेट्स को हमें दिखाना पड़ेगा, क्या पता है? इन सारे ही एसेट्स को हमें दिखाना पड़ेगा करंट असेट्स के अंदर अदर करंट असेट्स में। इन लायबिलिटीज को हमें दिखाना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज में। तो प्रेजेंटेशन रूल तो इंड एस 105 का सब पे ही लगेगा, चाहे वो इंड एस 105 के स्कोप में है, चाहे वो स्कोप पे नहीं है। वो प्रेजेंटेशन रूल तो सब पे ही लगेगा, प्रेजेंटेशन रूल तो सब पे ही लगेगा, लेकिन मेजरमेंट रूल सिर्फ एप्लीकेबल असेट्स पे लगता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मैंने ये बात आपको यहां पे बतानी चाहिए। देखो, बोला इंड एस 105 किस पे लगता है, तो बोला मेजरमेंट रूल तो अप्लाइज टू ऑल नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्पोजल ग्रुप एक्सेप्ट डेफर्ड टैक्स असेट पे नहीं लगेगा मेजरमेंट रूल, प्लान असेट्स पे नहीं लगेगा, फाइनेंशियल असेट्स पे नहीं लगेगा, एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल असेट्स पे नहीं लगेगा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं लगेगा, राइट? तो ये सब पे नहीं लगेगा, मेजरमेंट रूल नहीं लगेगा। जो बेसिकली जो इंड एस 36 में आ रहा था ना, मोर और लेस वही यहां पे भी आ रहा है नाउ। लेकिन क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन रूल, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन रूल तो अप्लाइज टू ऑल नॉन करेंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्पोजल ग्रुप। जो भी असेट्स आ रहे हैं डिस्पोजल ग्रुप में, सबके सब पे ही लगेगा ये वाला प्रेजेंटेशन रूल, तो सब पे ही लगेगा। बोलो, इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन?
तो अब आपको डिस्पोजल ग्रुप का भी अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। तो डिस्पोजल ग्रुप का अकाउंटिंग कैसे होगा, आ जाओ पढ़ाता हूं। तो बोला कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द क्लासिफिकेशन आफ्टर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट। कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ डिस्पोजल ग्रुप। नाउ अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ डिस्पोजल ग्रुप इज लोअर देन द कैरिंग अमाउंट, तो डिफरेंस को हम लोग इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं। और इस इंपेयरमेंट लॉस को एलोकेट कैसे करेंगे, अगर इंडिविजुअल नॉन करेंट एसेट है तो उसी एसेट पे चल जाएगा, लेकिन अगर डिस्पोजल ग्रुप है तो पहले गुडविल पे, देन टू ऑल अदर असेट्स ऑन विच मेजरमेंट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। फिर इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इंपेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नाउ अगर आपका यहां पे डिस्पोजल ग्रुप है तो हम लोग क्या बोलेंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज विद इन डिस्पोजल ग्रुप will be disclosed separately and should not be offset and presented as single amount। मतलब जो डिस्पोजल ग्रुप में अगर असेट्स हैं तो उसको करंट असेट्स के अदर करंट असेट्स में दिखाओ, डिस्पोजल ग्रुप में अगर लायबिलिटीज है तो उसको करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओ। नेट ऑफ नहीं करना, नेट ऑफ नहीं करना है। बोलो क्लियर है क्या, इज दैट क्लियर एवरीवन। तो ये आपका हो गया डिस्पोजल ग्रुप। तो अब मेरे पास बचा क्या है, अब मेरे पास बचा क्या है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब मेरे पास बचा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। उसके पहले एक छोटी सी बात और है, मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं यहां पे, एक मिनट रुको। रिवीजन का रिवीजन, रिवीजन का रिवीजन। सो व्हेन टू क्लासिफाई एनसीए एज हेल्ड फॉर सेल, कब क्लासिफाई करते हैं, जब दो कंडीशन मैच कर जाता है तो क्लासिफाई करते हैं। ऑन क्लासिफिकेशन हम लोग इसको करंट एसेट के अदर करंट एसेट में डिस्क्लोज करते हैं। नाउ ऑन डेट ऑफ क्लासिफिकेशन कैरिंग अमाउंट निकालो आफ्टर डिप्रेशन, रिवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट ऑफ 36, कंपेयर करो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, जो लोअर होगा उस पर रिकॉर्ड करो, और जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग इंपेयरमेंट लॉस ऑफ इंड एस 105 बोलते हैं, और ये इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में ही जाता है। मैंने इसका पूरा डिटेल्ड लॉजिक आपको बता दिया ऑलरेडी। अगर लोअर है तो इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में डालो। सब्सिक्वेंट कोई डिप्रेशन नहीं, कोई इंपेयरमेंट ऑफ 36 नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंड एस 105 का इंपेयरमेंट। प्रेजेंटेशन कहां जाएगा, ये करंट एसेट्स के अंदर अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में भी कहां पे, करंट एसेट्स में भी कहां पे, अदर करंट एसेट्स के अंदर जाता है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। नाउ अगर डिस्पोजल ग्रुप के पास लायबिलिटी है तो दोनों असेट्स को और लायबिलिटीज को सेपरेटली डिस्क्लोज करो। असेट्स को असेट्स वाले में, लायबिलिटीज को अदर करंट लायबिलिटीज में डिस्क्लोज करो, लेकिन दोनों को नेट ऑफ नहीं करना, दोनों को नेट ऑफ नहीं करना है आपको। तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। बताओ क्लियर है क्या यहां तक, क्लियर है क्या यहां तक। अब मुझे आपके साथ डिस्कस करना है पहला स्पेशल केसेस, कुछ कुछ स्पेशल केसेस है। एक मिनट रुको। ओके, आते हैं स्पेशल केस में। अब यहां पे स्टैंडर्ड क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपने असेट को रिटायर किया है फ्रॉम एक्टिव यूज, अगर आपने असेट को रिटायर किया है फ्रॉम एक्टिव यूज, तो क्या उसको हेल्ड फॉर सेल बोलेंगे ना। आपने असेट को होल्ड पे डाला है, बोला अभी डिमांड थोड़ा डिक्रीज हो गया है तो इसलिए असेट को अभी होल्ड पे डाल दिए हैं, बाद में डिमांड फिर से पिकअप करेगा तो यूज करेंगे, क्या उसको हेल्ड फॉर सेल बोलेंगे, नहीं। आपके बुक में क्वेश्चन भी है पीपीई किट वाला, अगर आपको याद होगा तो पीपीई किट वाला क्वेश्चन है, जहां पे अकाउंटेंट ने बोला कि अभी इसका डिमांड डिक्रीज हो गया है तो इसको अभी होल्ड पे डाल दिए हैं, बाद में जब डिमांड पिकअप होगा तो इसको यूज करेंगे, तो इसको हेल्ड फॉर सेल का काउंटिंग कर दिया था, वो गलत था, राइट। तो पुट ऑन होल्ड अ टेम्पररी पीरियड इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। अगर आपने असेट को अबैंडन कर दिया, हम लोग को इस असेट को यूज नहीं करना है, तो इट इज ऑल्सो नॉट हेल्ड फॉर सेल, ये भी हेल्ड फॉर सेल नहीं होता है। हेल्ड फॉर सेल मतलब एक्चुअली हेल्ड फॉर सेल, आप इस असेट को बेचना चाहते हो, इज कॉल्ड एज हेल्ड फॉर सेल। ओके, नाउ चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ प्लान, आपका प्लान चेंज हो गया, आपका प्लान चेंज हो गया है। ओके, नाउ अब अगर आपका प्लान चेंज हो गया मतलब आप असेट को बेचना नहीं चाहते हो, आप असेट को वापस से यूज करना चाहते हो। आपको लगा था कि आप बेचोगे, लेकिन अब आप असेट को बेचना नहीं चाहते हो, रादर आप असेट को यूज करना चाहते हो। तो यूज करना चाहेंगे मतलब, तो कैसे करेंगे इस बताओ। तो बोला इसको वापस से इंड एस 16 के पास भेजना पड़ेगा, इसको वापस से इंड एस 16 के पास भेजना पड़ेगा, इसको वापस से इंड एस 16 के पास भेजना पड़ेगा। तो कैसे भेजेंगे, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट,
what should be the carrying amount if impairment was not charged, and what is the recoverable amount as per Ind AS 36 के अकॉर्डिंग रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा। ओके हम लोग लोअर पे इसको करेंगे चेंज इन प्लान पे, राइट। देखो, ऑन सच डेट एंटिटी सेल क्लासिफाई अ नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल, एंटिटी शुड मेजर द नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट इफ हेल्ड फॉर सेल का इंपेयरमेंट नहीं लगता, एंड व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट एज पर इंड AS 36। तो जो लोअर होगा हम लोग वहां पे इसको डाल देंगे। ओके नाउ अब यहां पे शिवानी का क्वेरी आ रहा है। अच्छा ठीक है शिवानी, आपका क्वेरी प्रीवियस टॉपिक से है तो मैं ले लूंगा, रुक जाओ पहले मुझे इसको समझाने दो। तो बेसिकली बोल रहा है कि अगर हेल्ड फॉर सेल लगता ही नहीं तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना होता और मेरा 36 के अकॉर्डिंग रिकवरेबल अमाउंट कितना है। तो जो भी लोअर है हम लोग उस पर लेके जाएंगे। अगेन क्वेश्चन आपको वो रेड लाइन की बात कर रहा है, याद है ना वो रेड लाइन याद है ना 36 का रेड लाइन याद है ना। तो बोला 36 का रेड लाइन का बात कर रहा है फिर से। तो कैरिंग अमाउंट अगर ये हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग नहीं होता तो वो रेड लाइन रिकवरेबल अमाउंट जो लोअर है वहीं तक आप लोग इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करोगे। समझ गए? चेंज ऑफ प्लान समझ गए? ओके नाउ अब इसमें एक पॉइंट और बोल रहा है कि अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल को अक्वायर किया है, अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल को अक्वायर किया है तो हम लोग उसको नाउ 103 क्या बोलता है, रिकॉर्ड ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अक्वायरी कंपनी या सब्सिडरी कंपनी एट इट्स फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो क्या हम लोग फेयर वैल्यू पे लेंगे? तो क्या इसको हम लोग फेयर वैल्यू पे लेंगे? नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था इंड AS 103 में कि वहां पे मेजरमेंट एक्सेप्शन था। हम लोग फेयर वैल्यू पे नहीं लेके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लेंगे। फेयर वैल्यू पे नहीं लेके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके और इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, बड़ा वाला क्वेश्चन था जिसमें मेजरमेंट पीरियड का भी कॉन्सेप्ट था। याद आया क्या? जिसमें मेजरमेंट पीरियड का भी कॉन्सेप्ट था एक ठो। तो ये वाला पॉइंट है वो। ओके नाउ कमिंग टू योर क्वेरी शिवानी, अगर आप बोल रहे हो होल्ड पर रखा है 2 से 3 मंथ के लिए तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होल्ड पे रखा है 2 से 3 मंथ के लिए, ठीक है। देखो एक बात समझो, मैंने ये लैपटॉप लिया है, मुझे लगता है ये लैपटॉप को मैं 3 साल यूज करूंगा, ठीक है। नाउ बैच खत्म हो गया, मेरा सारा बैच खत्म हो गया। अब ये 1 महीने के लिए मुझे इस लैपटॉप का कोई भी दरकार नहीं है। मैं इस लैपटॉप को छू ही नहीं रहा हूं। मैं निकल गया छुट्टी पे घूमने निकल गया हूं 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए मैं छुट्टी पे घूमने के लिए निकल गया हूं। बताओ उस समय ये होल्ड पे रखा हुआ है, असेट यूज ही नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इसमें क्या करूं? बताओ, कुछ करना होगा क्या? नहीं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो चल रहा है 16 का वो चलते रहेगा। जैसा चल रहा है चलने दें, कुछ भी नहीं होगा। 16 का डिप्रेशन चलते रहेगा। एक बात और समझो ना, जो फायर एक्सटिंग्विशर मशीन होता है वो तो हमेशा ही होल्ड पे रखा रहता है, बेचारा स्टैंड बाय पे रखा हुआ है बेचारा। तो तब भी उसमें क्या बोलेंगे? हेल्ड फॉर सेल है क्या? नहीं ना, वो बोलेंगे क्या, वो क्या है, डिप्रेशन उस पर चार्ज होते रहेगा। हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कब होगा? व्हेन द एंटिटी एक्चुअली वांट्स टू सेल द असेट। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है एवरीवन? ओके नाउ अब आते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो कंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है? इट्स अ कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी दैट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ और क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। सो इट इज अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और अ जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। इट्स अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या फिर जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस या फिर अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और अ जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस या फिर सब्सिडरी अक्वायर्ड विद अ व्यू टू रीसेल। अब अगर आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है तो हम लोग इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए पता है मैंने आपको क्लास में एक चार्ट बनवाया था, एक रफ चार्ट। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मतलब मेरा एक बिजनेस है, मैं उसको सेल करना चाहता हूं।
अब हो सकता है कि सेल हो गया होगा या हो सकता है सेल नहीं हुआ होगा। बाय रिपोर्टिंग डेट हो सकता है कि सेल हो गया होगा या फिर हो सकता है कि सेल नहीं हुआ होगा। तो दोनों ही केस में क्या ट्रीटमेंट होगा समझो। अगर आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अगर आपका डिसकंटिन्यू मतलब एक मेजर लाइन ऑफ बिजनेस आपने ऑलरेडी सेल कर दिया है, तो बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या बताओ। बैलेंस शीट पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल या डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, हम लोग ऐसा बोलने वाले हैं क्या? नहीं, हेल्ड फॉर सेल थोड़ी, ये तो सेल हो गया ना, ये तो सेल हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, असेट्स जो भी पूरा असेट्स लाइबिलिटी जो भी था उस कंपनी उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में जो भी था उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना रोकड़ा मिला उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और गेन और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो बैलेंस शीट पर से ये वाला काम हुआ नाउ। लेकिन उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आपको जो साल भर में कमाई हुआ, लेट सपोज आपका साल स्टार्ट हुआ था अप्रैल में और आपने बेच दिया है मार्च, लेट सपोज जनवरी में बेचा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये जो 10 मंथ्स में आपने जो उससे रेवेन्यू जनरेट किया, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स लगा, आपका एक्सपेंस लगा, उसका क्या करें, उसको क्या करें, तो बोला उसको आपने पी एंड एल के लाइन आइटम से एक्सक्लूड करो। मतलब रेवेन्यू ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन रेवेन्यू में नहीं आएगा, एक्सपेंसेस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एक्सपेंसेस के लाइन आइटम में नहीं आएगा, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन प्रॉफिट के लाइन आइटम में नहीं आएगा। तो क्या होगा, जो प्रॉफिट आता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस टैक्सेस प्रॉफिट जो भी आता है, ये पहले आप पूरा निकालो ओनली एंड ओनली फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, पहले निकालो पूरा का पूरा सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का। नाउ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का एक नेट अमाउंट निकालो, व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उसको आप अपने पीएनएल में डिस्क्लोज करो, उसको आपने पीएनएल में डिस्क्लोज करो। तो पीएनएल में कैसे डिस्क्लोज होता बताऊं, देखो ऐसे होता है, पहले आएगा आपका रेवेन्यू, फिर आएगा आपका अदर इनकम, ये आ गया टोटल इनकम, फिर आपका आ जाएगा एक्सपेंसेस, जिसमें आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया माइनस टैक्स, ये आ गया आपका प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इसके बाद हम लोग एक लाइन में लिखते हैं प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। इसमें क्या करते हैं, रेवेन्यू प्लस अदर इनकम माइनस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस फाइनेंस कॉस्ट माइनस अदर एक्सपेंसेस माइनस टैक्स। तो नेट अमाउंट हम लोग यहां पे एक लाइन आइटम में लिखते हैं और इस सारे का डिस्क्लोजर अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं, इस सारे का डिस्क्लोजर अपने नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं। तो अगर सेल हो गया है तो ये अकाउंटिंग होगा, बोलो क्लियर है क्या? अगर सेल हो गया है तो ये अकाउंटिंग क्लियर है क्या? अगर सेल नहीं हुआ है बट हेल्ड फॉर सेल का कंडीशंस मीट हो रहा है, अगर सेल हुआ नहीं है लेकिन हेल्ड फॉर सेल का कंडीशंस मीट जरूर हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग सारे असेट्स को बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव से हम लोग मानेंगे एक डिस्पोजल ग्रुप, और उसको इंडेक्स 105 के लिए इंपेयरमेंट का टेस्टिंग करेंगे। और जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा सबसे पहले गुडविल को डालेंगे, उसके बाद रिमेनिंग एप्लीकेबल असेट्स में इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट में एलोकेट करेंगे और अपना रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे। नाउ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालने के बाद सारे असेट्स को करेंट असेट्स के अंदर अदर करेंट असेट्स में दिखाएंगे और सारे लायबिलिटीज को हम लोग करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे फॉर दैट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नाउ पीएनएल में जितना कमाई हुआ है, तो अगेन रेवेन्यू में नहीं दिखाएंगे, कॉस्ट में नहीं दिखाएंगे, उसको एक सिंगल आइटम दिखाएंगे, ठीक है, उसको सिंगल आइटम दिखाएंगे। तो पीएनएल पार्ट वाइज सॉर्टेड, पीएनएल वाइज इट इज पीएनएल वाइज सिंगल लाइन आइटम, यहां भी सिंगल लाइन, यहां भी पीएनएल में तो सिंगल लाइन ही आएगा, पीएनएल में तो यहां भी सिंगल लाइन ही आएगा। बोलो क्लियर है क्या एवरीवन? ओके, पीएनएल में प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग, सिंगल लाइन आइटम आएगा। बोलो क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर एवरीवन?
अब नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग दिखाएंगे, ये जो दिखाए ना सिंगल आइटम, इसका पूरा ब्रेकअप दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से कितना का रेवेन्यू है, कितना का अदर इनकम है, कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कितना का डेप्रिसिएशन है, कितना का फाइनेंस कॉस्ट है, कितना का अदर एक्सपेंस है, कितना का टैक्स है, कितना का प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आया है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब बोला कि अगर आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो आपको यहां पे अर्निंग पर शेयर भी दिखाना पड़ता है। बेसिक डी बीपीएस डीपीएस हम लोग दिखाएंगे फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एंड ओवरऑल ऑपरेशंस। तो आपका 6 अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। पता है कैसे? कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का बीपीएस डीपीएस, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का आ जाएगा बीपीएस डीपीएस, फिर आ जाएगा ओवरऑल ऑपरेशंस का बीपीएस डीपीएस। बोलो क्लियर है क्या? नाउ इफ अ discontinued operation remains unsold on the reporting date, then it will be presented as a disposal group or a non-current asset held for sale in balance sheet. In balance sheet. बोलो is that clear? Is that clear everyone? ना तो यहां पे एक बार इसको भी देख लो। अगर आपका नॉन करेंट एसेट और या डिस्पोजल ग्रुप है, ऑलरेडी बिक गया है, ऑलरेडी बिक गया है, तो सेल रिकॉग्नाइज करो, गेन और लॉस रिकॉग्नाइज करो, असेट लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करो। पीएनएल पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? पीएनएल पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या? पीएनएल पे बस हम लोग उस गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल को, नॉन करेंट एसेट जो सोल्ड हो गया है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सो इट्स लाइक नॉर्मल सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। अगर सेल हुआ नहीं है लेकिन सेल करना चाहते हैं तो हम लोग मेजर करेंगे 105 में और इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 105 को रिकॉर्ड करेंगे। इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 105 को रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में इसको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स के अदर करेंट एसेट्स में दिखाएंगे। तो ये एक पूरे चैप्टर का समरी मैंने यहां पे बना के दे दिया है आपको। तो विद दिस हमारा इंड एस 105 का पूरा कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्लियर हो जाते हैं। बताओ यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? चलो एक पॉइंट, लिंकेज ऑफ इंड एस 105 विद इंड एस 10, मैं वो भी बता देता हूं आपको। क्राइटेरिया अगर आपका हुआ है मीट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आपका क्राइटेरिया हेल्ड फॉर सेल का जो कंडीशंस था वो मीट हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर अप्रूवल, तो क्या हम लोग क्लासिफिकेशन चेंज करेंगे क्या? हम लोग क्लासिफिकेशन चेंज करेंगे क्या? बोलो। नहीं करेंगे। कंडीशंस मीट हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो उसका कंडीशंस एग्जिस्ट करता था क्या रिपोर्टिंग डेट पे? नहीं ना। तो हम लोग सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे उसको, हम लोग सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे। तो ये हो गया मेरा कंसेप्चुअली क्लियर। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चंस पे, तो मुझे कितने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं? 1 2 3 3 और 4 1 2 3 4, हाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 5 क्वेश्चन है, हाँ 5 क्वेश्चन डिस्कस करने मेरे को आपके साथ, 5 क्वेश्चन डिस्कस करने मेरे को आपके साथ। अब ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करके ना आपका 105 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, तो 6 टोटल 6 है, एक डिस्कस कर दिया, 5 बाकी है। एस लिमिटेड परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर 6 लाख ऑन 1 अप्रैल 20x1, यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 15 ईयर्स। बोला यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 15 ईयर्स, प्रॉपर्टी का लाइफ 15 ईयर्स है। ऑन 31 मार्च X3, 2 साल के बाद, कैरिंग अमाउंट कितना हो गया बताना जरा सा। कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 6 लाख बाय 15 इज 40,000, तो डिप्रिसिएशन हो गया 40,000 इंटू 2 इज 80,000, तो 6 लाख माइनस 80,000 इज 5.2 लाख, 5.2 लाख। फिर क्या बोला? 31 मार्च 2003 एस लिमिटेड क्लासिफाइड द प्रॉपर्टी एज हेल्ड फॉर सेल। हम लोग का बोला हेल्ड फॉर सेल का कंडीशंस यहां मीट कर गया है, लेकिन अगर हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग के पहले हमें जो कैरिंग अमाउंट चाहिए वो क्या चाहिए? आफ्टर डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट ऑफ 36, सब करके मेरे पास साफ सुथरा होके आओ।
ओके तो बोल रहा है इंपेयरमेंट टेस्टिंग प्रोवाइड्स द एस्टिमेटेड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 4,70,000। तो बोला मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 4.7 लाख का, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ गया 36 का 0.5 लाख और मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बन गया 4.7 लाख। नाउ ये मेरा क्लासिफाई हो गया हेल्ड फॉर सेल, ये हो गया मेरा क्लासिफाई हेल्ड फॉर सेल। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। तो मेरा क्या बोल रहा है, द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन 31 मार्च 2023 इज 4.6 लाख। तो ये है 4.6 है, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना है 0.1, लेकिन ये इंपेयरमेंट लॉस इंड एस 105 पे आया है। तो मेरा फाइनल कैरिंग अमाउंट कितना है 4.6। इसको मैं कैसे डिस्क्लोज करूंगा, करंट एसेट्स के अंदर अदर करंट एसेट्स में आएगा। करंट एसेट्स के अंदर इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका प्रेजेंटेशन होगा करंट एसेट्स के अंदर अदर करंट एसेट्स में आएगा मेरा 4.6 लाख, 4.6 लाख। नाउ इसको हम लोग फर्दर डेप्रिसिएट करेंगे क्या, नहीं। इसको हम लोग रिवैल्यू करेंगे क्या, नहीं। इसको हम लोग इंपेयर करेंगे क्या 36 के अकॉर्डिंग फर्दर, नहीं। नाउ फिर क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 20x4, ऑन 31 मार्च 20x4 द मैनेजमेंट चेंज द प्लान, मैनेजमेंट ने प्लान चेंज कर दिया। नेक्स्ट ईयर मैनेजमेंट ने प्लान चेंज कर दिया एंड द प्रॉपर्टी वाज नो लॉन्गर मेट द क्राइटेरिया हेल्ड फॉर सेल, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एंटिटी इज 5 लाख। बोला रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख है, तो अकाउंटिंग कैसे होगा, आ जाओ। तो मुझे पहले बताओ 31 मार्च x4 में मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था, मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है, डिप्रेशन तो चार्ज हुआ नहीं, तो 4.6 था, तो 4.6 ही रह गया, 4.6 का 4.6 ही रह गया, राइट। अब हमें क्या बोल रहा है, रिकवरेबल अमाउंट कितना है 5 लाख, रिकवरेबल अमाउंट कितना है 5 लाख। अब हमें निकालना होगा व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट, अगर 105 नहीं लगाते तो कितना होता मेरा कैरिंग अमाउंट, बताओ तो मेरा डिप्रेशन था 40,000 पर ईयर, 3 साल का डिप्रेशन करते, राइट। x1 से 2 3 4 3 साल का डिप्रेशन करते, मतलब 40,000 इंटू 3 इज 120, तो 6 लाख माइनस 120 इज इक्वल टू 4,80,000 होता मेरा कैरिंग अमाउंट इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट। एक मिनट, ओके 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 सॉरी माय बैड। तो 480 होता, लेकिन हमने बीच में वो भी कर दिया था ना, 36 का इंपेयरमेंट कर दिया था ना, 36 का इंपेयरमेंट भी तो कर दिया था हमने, राइट। तो 36 का इंपेयरमेंट के बाद कितना आया था 4.7 लाख, 4.7 लाख। तो हमें 4.7 लाख के हिसाब से रिवर्स करना पड़ेगा यहां पे। तो हमारा लाइफ था 15 साल, 2 साल बीत गया, बचा 13 साल, तो हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया 433,846, 433,846, 433,846, राइट। तो मेरा लोअर कितना हो गया 433,846, 433,846। तो मतलब रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर, रिकवरेबल अमाउंट या फिर कैरिंग अमाउंट इफ देयर इज नो इंपेयरमेंट ऑफ 105, तो इस दोनों में लोअर कितना हो गया 433,846। तो मुझे एक मिनट को, हाँ लोअर हो गया आपका 433,846, तो मुझे यहां तक लेके आना पड़ेगा असेट को, वैल्यू को। तो कितना डिफरेंस हो गया 4,60,000 माइनस 433,846 इज इक्वल टू 26154, तो ये हो जाएगा 26154 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना बन जाएगा 433,846 विल बी माय रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। मतलब अगर 105 नहीं होता तो क्या अकाउंटिंग होता, वहां पे आ जाएगा। अब ये असेट हेल्ड फॉर सेल नहीं है, अब ये असेट वापस से कहां जाएगा, नॉन करेंट असेट में प्रेजेंटेशन होगा। अब ये करेंट एसेट्स में नहीं आएगा, अब इसका प्रेजेंटेशन करेंट एसेट्स में नहीं आएगा, अब इसका प्रेजेंटेशन कहां जाएगा, नॉन करेंट एसेट में। अब इसका प्रेजेंटेशन कहां जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स में। बोलो क्लियर है क्या। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। नाउ ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, इससे बेहतर क्वेश्चन एक और है मेरे पास, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन इससे अच्छा क्वेश्चन है, वो वाला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी क्लास में। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन भी अभी जो हमने करा ना उसी का रिपीट है। तो इस क्वेश्चन को आप हटा सकते हो, ये वाला क्वेश्चन को अभी आप हटा सकते हो, या फिर अगर आपको देखना है तो मैं रख दे रहा हूं, होमवर्क में रख दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसी का रिपीट है, ये मई 24 में क्वेश्चन आया था। चलो अब मैं आ रहा हूं मई 22 के क्वेश्चन पे, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो चाह के भी मत, भूल से भी मत छोड़ देना गाइस, भूल से भी मत छोड़ना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलडीआर का भी एलडीआर है, ये
एलडीआर का भी एलडीआर है ये क्वेश्चन, इसको भूल से ही मत छोड़ देना। क्या बोल रहा है? ब्लैक कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। The following balances as at 31st March 2021 are from the audited financial statements and as at 30th September 2021 and 31st March 2022 are provided by accountant of Black Limited। बोला 31st March 2021 का बैलेंस शीट दिया है, सितंबर 21 का बैलेंस शीट दिया है, मार्च 22 का बैलेंस शीट दिया है, बैलेंसेस दिया है। ओके, नाउ बोला ब्लैक लिमिटेड डिसाइडेड टू सेल द बिजनेस ऑन 30th September 2021। The business meets the condition of disposal group held for sale on that date in accordance with Ind AS 105। बोला 30th सितंबर के दिन held for sale का conditions meet कर गया है। ओके, however it does not meet the condition to be a डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। बोला ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये डिस्पोजल ग्रुप जरूर है। तो बोल रहा है 30th सितंबर के दिन ही आपका फेयर वैल्यू है कितना, सेल प्राइस है 26 लाख और कॉस्ट टू सेल है 200 लाख। तो आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना हो गया? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना हो गया? 26,000 माइनस 200 इस 25,800, 25,800। अब आपको देखो पहला बात, 31st मार्च का जो असेट्स का कैरिंग अमाउंट है हमें चाहिए क्या? नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कब हुआ है? 30th सितंबर को, तो हमें उस डेट का चाहिए, तो हमने उस डेट का लिया। तो हमने देखो यहां पे ले रहे हैं, कैरिंग अमाउंट कितना है? 29,890। हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? सॉरी नॉट रिकवरेबल अमाउंट, रादर वी हैव टू से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 25,800। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आया 105 का? 29,890 माइनस 25,800 इज 4090, 4090, 4090 का आया इंपेयरमेंट लॉस। अब हम लोग इसको 4090 को एलोकेट कैसे करें? तो सबसे पहले गुडविल पे, तो गुडविल कितना है? 2560। नाउ रेस्ट ऑफ द असेट्स पे कितना आएगा? 4090 माइनस 2560, दैट हैपेंस टू बी 1530। तो अब ये किस पे जाएगा देखो तो, ओके देखो गुडविल ऑलरेडी इंपेयर हो गया है। नाउ इनटैंजिबल एसेट्स पे हाँ जाएगा, फाइनेंशियल एसेट पे नहीं जाता है, फाइनेंशियल एसेट पे नहीं जाता है, पीपी पे जाएगा, पीपी पे जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट पे नहीं जाएगा, करंट एसेट पे नहीं जाएगा, करंट लायबिलिटी पे नहीं जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी पे नहीं जाएगा। तो बचा कौन? इंटैंजिबल एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जाएगा। बस इंटैंजिबल एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट क्या है? 11080 और 18670, तो इस रेशियो में जाएगा। आ जाओ, हमने वही किया देखो, 1530 को हमने 11080 और 18670 के रेशियो में एलोकेट कर दिया, हमने इसको एलोकेट कर दिया। Sorry, I can't make a phone call with your iPad. डरा देती है यार ये सिरी। शांत, मैं एक बार के लिए डर गया, ये क्या हो गया अचानक से? टू 9750, राइट। तो ये आ गया आपका, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो इस कारण से। इट इज इक्वल्स टू 11080 प्लस 29750। ओके, तो ये आ गया 570 और 960 का इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट होके आ गया। बोलो उसके बाद हम लोग क्या बना लेते हैं? शेड्यूल ऑफ इंपेयरमेंट बना लेते हैं। तो क्या गुडविल 2560 था, इंपेयरमेंट कर दिए पूरा, तो ये हो गया बाय बाय। इंटेंजिबल से था 11080 और हमने इंपेयरमेंट किया 570 का, तो कितना हो गया मेरा? 10510, 10510। नाउ 570 इज टू 960, 570 इज टू 960 कहां से लेके आए आप मनीषा? ये रेशियो नहीं है, ये इंपेयरमेंट लॉस का एलोकेटेड अमाउंट है। रेशियो तो था आपका 11080 इज टू 11080 प्लस 18670 था ना? हाँ, इज टू 18670 का रेशियो था। रेशियो तो ये वाला है,
इस रेशियो में हमें एलोकेट करना होगा 1530 के इंपेयरमेंट लॉस को। ओके, तो एलोकेटेड अमाउंट इंटेंजिबल एसेट्स का इतना है, पीपीई का इतना है। तो आ जाओ, इंटेंजिबल में हमने डाला इतना और पीपी में डाला हमने इतना। रेस्ट ऑल तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, रेस्ट ऑल तो ज्यों का त्यों ही रहेगा और कुछ तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो नाउ तो बताओ 30 सितंबर 2021 क्लियर है क्या आपको? 30 सितंबर 2021 क्लियर है क्या आपको? ओके, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग पहुंचे 31 मार्च 2022 में, 31 मार्च 2022 में। तो अब बताओ 31 मार्च 2022 में क्या होगा? बोला ये जो असेट्स है ना, फाइनेंशियल असेट्स, डेफर्ड टैक्स असेट, करंट टैक्सेस, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, बोला इनका अपना रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड लगाते हुए, क्योंकि इन पे मेजरमेंट प्रिंसिपल तो इनके स्टैंडर्ड का लगेगा, इन पे मेजरमेंट प्रिंसिपल तो इनके स्टैंडर्ड का लगेगा। फाइनेंशियल एसेट पे 109 लगेगा, आपका डेफर टैक्स पे इंडेक्स 12 लगेगा, करंट एसेट्स पे इन्वेंट्री का इंडेक्स 2 लगेगा, रिसीवेबल्स पे 109 लगेगा, राइट। तो इनका अपना स्टैंडर्ड लगाते हुए हमने यहां पे वैल्यू निकाल लिया। अब बताओ यहां पे 31 मार्च 2022 में बैलेंस शीट में क्या क्या वैल्यूज आएगा? गुडविल तो जीरो हो गया, गुडविल तो जीरो हो गया। इनटैंजिबल एसेट में 11080 माइनस 570, 10510 था ना वैल्यू, 10510। हां, अब उसके बाद हमने इंटेंजिबल एसेट्स को अमोटाइज किया होगा क्या? इंटेंजिबल एसेट को अमोटाइज किया होगा क्या? नहीं किया होगा, राइट। तो यहां पे वैल्यू कितना आएगा? 10510। फाइनेंशियल का वैल्यू दे दिया है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का वैल्यू था 18670। हमने इंपेयरमेंट लॉस एलोकेट कितना किया था? 960, और वैल्यू कितना आया था? 17710 30 सितंबर को। उसके बाद हमने कोई डेप्रिसिएशन किया होगा क्या? नहीं किया होगा, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? 17710, और ये सारा का तो वैल्यू दिया हुआ ही है। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ गया मुझे ये बता दो, मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आएगा ये बता दो। 10510 प्लस 7310 प्लस 17710 प्लस 2970 प्लस 4860 माइनस 16190 माइनस 4610, दैट कम्स टू 22560, 22560। तो मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया 22560, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दे रखा है 31 मार्च 2022 में 19738, 19738 लैक्स। तो मेरा इंपेयरमेंट का लॉस 105 का कितना आ गया बताओ? तो 22560 माइनस 19738 हैपन्स टू बी 2822 का इंपेयरमेंट लॉस आया। नाउ अब बताओ क्या यहां पे कोई गुडविल है क्या? गुडविल कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं। तो कोई इंपेयरमेंट लॉस गुडविल में जाएगा क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस को इंटेंजिबल असेट्स में और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एलोकेट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, दैट इज 10510 is to 17710, 10510 is to 17710 के रेशियो में एलोकेट कर देंगे। बस यही हो गया, और आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आपको निकाल लेना है। तो बताओ कोई दिक्कत वाला बात था क्या इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत वाला बात था क्या इस क्वेश्चन में? नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब एक बार देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन आपके बुक में है जो स्टडी मटेरियल का है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आधा क्वेश्चन है। ये वाला जो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वो इसके बाद का डेट वाला भी सॉल्व कर लिया, तो वो मास्टर क्वेश्चन है, तो वो सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो इसको मैं एक काम करता हूं, डिलीट ही कर दो। क्यों ज्यादा क्वेश्चन रखना ही क्यों? डिलीट, डिलीट, डिलीट। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। इस क्वेश्चन को भी डिलीट करो, डिलीट। कम क्वेश्चन रखो और अच्छा क्वेश्चन रखो, डिलीट। ठीक है। इस अब आ रहा है, इसमें प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है क्या? इसको प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है क्या? तो प्रोविजंस देखो बच्चों, मैं आपको हमेशा बोलते आया हूं कि आप नंबर्स लिखोगे मार्क्स मिलेगा, सभी नंबर्स लिखेंगे सबको मार्क्स मिलेगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि हर क्वेश्चन में ना थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो लाइन थियोरी लिख दो। क्वेश्चन मांग क्या रही है? और आज टू कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट करने बोल रहा है, बस थोड़ा सा लिख दो ना कि हाँ अज्यूमिंग कि यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हेल्ड फॉर सेल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, तो हम लोग उसको लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, बोल दो बस हम लोग लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। और जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा पहला गुडविल पे जाएगा, देन ऑल द इंपेयरमेंट लॉस विल बी ट्रांसफर टू रिमेनिंग एप्लीकेबल एसेट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। बस एक एक दो लाइन लिखते जाओ ना, बस, और कुछ नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बैठ के पूरा ज्ञान लिखना, ना 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 ना, उतना टाइम नहीं रहेगा बस। बट एक एक दो लाइन लिखने में आई डोंट थिंक सो कोई ज्यादा टाइम खाएगा, तो एक एक दो लाइन लिख दो,
ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर इसके लिए आ जाओ, डिस्कस कर लेते हैं। 105 का लास्ट क्वेश्चन, पीबी लिमिटेड, ये वही पीपी किट वाला क्वेश्चन है, पीपी किट क्वेश्चन है, बट हाँ ठीक है, इसमें क्वेश्चन दूसरा होगा, नाम दूसरा होगा, बट वही क्वेश्चन वही वाला है। पीबी लिमिटेड परचेस्ड अ प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 24 लाख में परचेज किया है ऑन 1 अप्रैल 2015। द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 8 years। ऑन 30 सितंबर 2017 PB Limited temporarily stops using the manufacturing plant because the demand has declined. However, the plant is maintained in a workable condition and it will be used in the future when demand picks up. Accountant of PB Limited decided to treat the plant as a held for sale. क्या बेवकूफ अकाउंटेंट था इसका, क्या बेवकूफ अकाउंटेंट था इसका। Until the demand picks up and accordingly measures the plant at lower of carrying amount and fair value less cost to sell। क्या बेवकूफ अकाउंटेंट है इसका। Now the accountant has also stopped charging depreciation for rest of the period, considering the plant as held for sale. The fair value less cost to sell on 30 September 2017 and 31st March 2018 is 13.5 and 12 lakh respectively. Accountant has made the following working। तो उसने क्या वर्किंग किया है, देखो जैसा उसके वर्किंग को देखें एक बार, देखें तो सही क्या करके आया वो। नाउ बोला परचेज किए थे 24 लाख में, वेरी गुड। फिर 1 अप्रैल में परचेज किए थे और 30 सितंबर 2017 को हमने क्लासिफाई कर दिया हेल्ड फॉर सेल, मतलब 15 से 16, 16 से 17, 17 से सितंबर 17, मतलब 2.5 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 7.5 लाख और कैरिंग अमाउंट आया इतना। फेयर वैल्यू लिया है 30 सितंबर का कितना, 30 सितंबर का वैल्यू लिया है क्या, 31 मार्च का वैल्यू लिया है, 31 मार्च का वैल्यू लिया है 12 लाख, 31 मार्च का वैल्यू लिया है 12 लाख, ओके, और 12 लाख पे रखा और यहां पे लोअर ऑफ 2 में रिकॉर्ड कर लिया, 12 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया इसको। नाउ पहला बात तो अगर इसको हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग करना था तो वो तो सही करता, वो भी सही नहीं किया इसने, हेल्ड फॉर सेल का अकाउंटिंग भी सही नहीं किया। यहां पे 16.5 को इसको कंपेयर करना था पहले 13.5 से, पहले कंपेयर करना था 13.5 से, और इंपेयरमेंट लॉस निकालना था 3 लाख का, उसके बाद 13.5 से 2 लाख में आता तो फिर 1.5 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करता। इसने 105 भी ठीक से नहीं लगाया, क्या अकाउंटेंट बनेगा रे तू। नाउ हेल्ड फॉर सेल में 12 लाख यहां पे डाला है, ये सही डाला इसने, यही सही डाला इसने, यही सही डाला, इसमें तो कुछ करना नहीं था ना उसको, बस वहां से उठा के नीचे डालना था, तो ये सही कर दिया। बोला एनालाइज वेदर द अबव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज इन कंप्लायंस विद इंड एस और नॉट। नहीं है, पूछ के आ रहा है, नहीं है, डायरेक्टली बोल रहा हूं नहीं है, तो इसमें होगा क्या बताओ। सिंपल, आपने असेट को परचेज किया था 24 लाख में, लाइफ था 8 साल, लाइफ था 8 साल, 30 सितंबर 2017 में बोल रहा है कि हमने इसको रिटायर किया है एक्टिव यूज से, बट इसको बाद में जब डिमांड इसका इंक्रीज होगा ना हम लोग इसको फिर से यूज करेंगे, सो इट इज kept in a workable condition, so it is not held for sale, it is not held for sale, it is not held for sale, it is not held for sale। तो ये held for sale नहीं है, तो क्या हम लोग यहाँ पे held for sale का काउंटिंग लगाएंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा थियरी का ज्ञान डालना पड़ेगा कि हम लोग held for sale का काउंटिंग क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और कैरिंग अमाउंट विल बी इंटैक्ट एट 16.5 लाख, और मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 15 लाख। कैसे, 24/8 पर ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 3 लाख, और हमारा ये कितना हो गया 16, 17, 18, 3 साल, तो इंटू 3 इज 9, सो 24 माइनस 9 इज 15 लाख, 24 माइनस 9 इज 15 लाख। नाउ रिकवरेबल अमाउंट, अब हमें यहाँ पे इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ेगा, तो इंपेयरमेंट के लिए जब हम लोग टेस्ट करते हैं, इंपेयरमेंट के लिए जब हमें टेस्ट करते हैं, तो क्योंकि इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका डिमांड गिर गया है, तो इट इज इंपेयरमेंट इंडिकेटर, इट इज एन इंपेयरमेंट इंडिकेटर, तो हम लोग इसको इंपेयरमेंट के टेस्ट करेंगे। तो इंपेयरमेंट के टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। नाउ अब क्या बोल रहा है, इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया हुआ है 12 लाख ईयर एंड का, 31 मार्च 18 का, 18 है ना ये, हाँ 18 का दिया हुआ है 12 लाख, लेकिन वैल्यू इन यूज हमें नहीं मालूम है। हाँ ये अब इंड एस 36 में आ जाएगा बच्चों, ये इंड एस 36 में आ जाएगा, क्योंकि 105 नहीं लगेगा, मैंने बताया ना 105 नहीं लगेगा, 36 लगेगा, 36 लगेगा, तभी तो मैंने रिकवरेबल अमाउंट दिया है ना।
अगर 105 लगाता तो मैं डायरेक्टली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोलता, बट मैं रिकवरेबल अमाउंट बोल रहा हूं। रिकवरेबल अमाउंट इंड एस 36 का है। अब आ रहा है वैल्यू इन यूज। तो याद है क्या, मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इंड एस 36 में, मैं आपको उस पर लेके चलता हूं, रुको। कहां गया मेरा 36? If there is no reason to believe that assets value in use materially exceeds fair value less cost to sell, तो हम लोग बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, राइट। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इतना दिया हुआ है, वैल्यू इन यूज दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या माने, वैल्यू इन यूज को क्या माने? अगर देखो क्वेश्चन आपको, अगर क्वेश्चन पढ़ना, अगर क्वेश्चन बोलता है हमें वैल्यू इन यूज हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तब तो कैश जनरेटिंग यूनिट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तब तो कैश जनरेटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर निकाल सकते नहीं है तब तो सीजीयू वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन अगर बोल रहा है, हमने यहां पे क्या असम्पशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, हमें क्या लिखना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि असेट अभी यूज नहीं हो रहा है, इसका डिमांड डिक्लाइन हो गया है, तो अज्यूमिंग कि वैल्यू इन यूज विल बी लोअर देन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्योंकि इसका अभी डिमांड डिक्लाइन है, कब इंक्रीज करेगा वी डोंट नो। सो अज्यूमिंग कि ये लोअर है, तो हम लोग अपना रिकवरेबल अमाउंट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मान रहे हैं। ओके, तो हम लोग, मेरा रिकवरेबल अमाउंट बन गया 12 लाख, रिकवरेबल बन गया मेरा 12 लाख, तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ गया 3 लाख, और मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया 12 लाख। अब यहां पे प्रेजेंटेशन कैसे दिखाया था, अदर करंट एसेट्स में, तो क्या हमें अदर करंट दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं, हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको, नॉन करंट एसेट में दिखाएंगे हम लोग इसको, हम लोग दिखाएंगे नॉन करंट एसेट में, क्योंकि इट नो मोर इंड एस 105 तो एप्लीकेबल हुआ ही नहीं इस क्वेश्चन पे ना, इंड एस 105 तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं इस क्वेश्चन पे, तो ये आ जाएगा आपका नॉन करंट एसेट बोल के। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर एवरीवन? वंडरफुल, वंडरफुल। सो दिस कंप्लीट्स माय रिवीजन ऑफ इंड एस 105। तो ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, एंड आपको जैसा भी ये सेशन लग रहा है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, गिव मी द फीडबैक, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। दैट्स ऑल फॉर डे, थैंक यू गाइस।